आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। गज़ा में आज तबाही का 83वां दिन ख़त्म होने जा रहा है। आज सुबह से अब तक 60 से ज़ायद नई शहादतों की ख़बरें मौसूल हुई हैं। आपको मालूम है कि हिलाकतों 21,000 से ज़ायद हो गई हैं, लेकिन 7,000 के लगभग लोग, इंसान मलबे तले मौजूद हैं। कुछ नहीं पता पिछले 3 माह से कौन कितनी मुद्दत से मलबे तले पड़ा है और उनकी बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है। इनमें 4,900 बच्चे और ख़वातीन बताए जाते हैं। 4 डिवीज़न इसराइली फ़ौज इस वक्त गज़ा की पट्टी में ऑपरेट कर रही है। एक डिवीज़न 6,000 से 25,000 फ़ौजियों पे मुश्तमिल होता है, डिपेंड्स कि उनका मिशन क्या है। जबकि 3 ब्रिगेड सिर्फ खान यूनुस का जो रिफ्यूजी कैंप है उसको उन्होंने घेरे में ले रखा है और वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड इसराइल की तरफ से मुसलसल हो रही है। ग़रब उर्दन में हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब वो ये कर रहे हैं, इसराइली के जैसे जनीन कैंप था या दूसरे जो शहर थे उनमें फ़लस्तीनी मोहल्लों को टारगेट कर रहे थे। अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। उन्होंने क्या किया है कि फ़लस्तीनी जो मईशत है, जो वैसे ही आखिरी सांसें ले रही हैं, उसको बिल्कुल ही मारने का मंसूबा बनाया है। और इस मंसूबे के तहत आज ग़रब उर्दन के मुख्तलिफ़ शहरों में 9 मनी एक्सचेंजेस पे छापे मारे गए। 5 को दहशतगर्द सेंटर्स करार दिया गया और उन पे इल्ज़ाम है कि वो हमास और दूसरी जो तंजीम है इस्लामिक जिहाद, उसको फाइनेंस कर रहे हैं। उन्हें सील करने से पहले उनकी तिजोरियां बारूद से उड़ाई गईं और $2.7 मिलियन लूट लिए गए, ये जानते हुए भी कि 80% जो फ़लस्तीनी आबादी है उसको उनके वो अज़ीज़ बाहर से रकम भेजते हैं कि जिनकी बल पे उनकी सांस चलती है। सिर्फ ये इनके साथ नहीं हो रहा, वहाँ क्रिश्चियंस की भी शामत आई हुई है मुसलसल। आज आर्मीनियाई चर्च की जानिब से ऐलान किया गया कि उनके बहुत से मजहबी रहनुमा एक जगह इकट्ठे थे जहाँ आबादकारों ने उन्हें ज़दोकोब किया है। लबनान के बारे में ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि अब जंग का थिएटर मज़ीद फैलने वाला है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा है कि अब हमारा टारगेट हसन नसरुल्लाह है। 3 दिन पहले इसराइल ने शाम में जो ईरानी कमांडर थे रज़ी मूसवी, उनको निशाना बनाया था। जो जंगी काबीना है उसके एक रुकन बेनी गैंट्स का कहना है कि हिज़्बुल्लाह सफ़ारती ज़बान नहीं समझ रही है, लिहाजा अब ताकत की ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये भूल है लोगों की कि जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। हमें महाज़ जंग फैलाना पड़ा तो ज़रूर फैलाएंगे और लबनान की सरहद पे अब वक्त आ गया कि हिकमत अमली बदली जाए। कल के दिन में, सिर्फ बुध के दिन में सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि रॉकेट्स फायर हुए हैं दोनों तरफ से। मतलब 7 अक्टूबर से रोज़ तो ठकाठक तो चल रही है, लेकिन कल दे आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसीलिए अब ये इसराइल की तरफ से ये धमकियाँ आना शुरू हुई हैं कि टाइम इज़ रनिंग आउट। और हम देखें, इसराइल क्योंकि जो उन्होंने हासिल करना था, मतलब फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के अलावा जो अस्करी मकासद थे उनके गज़ा में, वो नहीं हासिल हो रहे। तो अब ये डेस्परेट हैं कि ये वॉर को एक्सपेंड किया जाए ताकि अमेरिका डायरेक्टली इसके अंदर आए। वैसे तो है ही है। तो ये 2 महाज हो गए, एक गज़ा का, एक लेबनान के बॉर्डर पर नीम गरम है, और तीसरा है जाहिर है हुसियों का रेड सी पर। अब आपको पता है कि हुसियों ने अपनी कार्रवाई शुरू की कि एक इजरायली टैंक कंटेनर शिप को अपने कब्जे में ले लिया और जिसको अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। वहाँ से लोग डाइविंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी वहाँ पे बना हुआ है। वो फुटेज मैं नहीं दे सका अभी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। और ज़ाहिर है कि देखें, आप कत्लेआम कर सकते हैं, आप नस्ल कुशी कर सकते हैं, आप बच्चों को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैनुल-अक़वामी तिजारत को हाथ लगाएं तो फिर अमेरिका शरीफ बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो इनका कहना है कि कोई पिछले 2 महीनों में कोई 15 शिप्स जो हैं वो इसकी जद में आए हैं अपेरेंटली, और वो कोई यूरोप से एशिया जा रहे थे, उनका कुछ का ताल्लुक भी नहीं है, कुछ का ताल्लुक इजराइल के साथ, लेकिन जो भी गुजरेगा वो तो अपने वो ट्रांसपोंडर्स पर ये भी कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट इजराइल, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हमें जाने दो। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, इनके जो अंकल टॉम टाइप होते हैं ना, उनके पास टोकन जी सियाफाम, उनको उसकी अनाउंसमेंट थी कि जी 20 ममालिक की हमने टास्क फोर्स बनाई है। अच्छा, उसमें से कोई 10 के 11 ने अपने नाम दिए हैं, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, सेशेल्स, आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, बैनुल अक़वामी कुव्वत है, पता नहीं क्यों सिक्योरिटी काउंसिल पर उनकी सीट नहीं है, लेकिन बहरहाल और कुछ जो 10-11 है वो कहते हैं यार हम ज्वाइन कर लेंगे यार भाई, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नाम ना लेना भाई का यार, बड़ा मसला हो जाएगा। सऊदी अरब, अच्छा मिस्र की तो सबसे ज्यादा तो नुकसान तो मिस्र को हो रहा है ना, क्योंकि उनका तो पूरा चलता ही सुएज कनाल पर है। और सऊदी अरब, जहां तक सऊदी अरब की बात है, तो जब भी बात होती है ना कि यार हम हूसियों पे बमबारी करते हैं, उन्होंने कहा भाई यार हल्का हाथ रखें, बड़ा महंगा पड़ता है आपके भाई को ना, वो 10 ड्रोन भेजते हैं, हमारा तेल बंद हो जाता है, और अगर शकीरा के कॉन्सर्ट के दौरान ड्रोन आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार, अच्छा नहीं लगेगा, बैड पब्लिसिटी। तो सिर्फ बहरीन है, आई थिंक खलीजी मुल्कों में है ना सिर्फ, और आपको पता है कि बहरीन भी एक बहुत बड़ी नेवल पावर है, पूरी 4 किश्तियां। अच्छा ज़रा मैं देख रहा था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने दोनों ने डिनाई किया है। पहले उनके शायद नाम इन्होंने दे दिए कि वो हमारे साथ हैं, फिर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जी हम इतना दूर इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको कुछ लोग दे देते हैं, जहाज नहीं देंगे। गूगल क्रोम पे जब आप अपनी सर्च हिस्ट्री छुपाना चाहे तो आप इनकॉग्निटो ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मुल्क हैं जो यहाँ पर छप्पर में इनकॉग्निटो ब्राउजर इस्तेमाल करें, हो सकता है वीपीएन भी हो। अच्छा, एक और मैं देख रहा था इंटरेस्टिंगली कि भारत ने भी भेजे हैं शिप, हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालने के लिए उन्होंने शायद तीन जहाज उन्होंने भेजे। फोर्स एक्सपेंशन, इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन, ये तो काम चलता ही रहता है। अच्छा, लेकिन अब जब से ये अनाउंस हुई है, इसका क्या कोई हूसियों को कोई फर्क पड़ा है? इस वक्त रेड सी में क्या पोजीशन है? हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं तलहा अहमद साहब, स्तंभ काफी कड़ी नजर होती है इन सारे मामलात पर। तलहा भाई जरा बताएं कि हूसियों का कुछ बिगाड़ सके हैं वहां पर, या अभी वैसे ही सूरत हाल चल रही है? प्रॉस्पेरिटी गार्डियन अनाउंस की है, अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये किसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन गार्डियनशिप कर रहा है, क्योंकि इनिशियली जो पेंटागन ने अनाउंसमेंट की थी, वो जो कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स है CMF जो है, उसकी अम्ब्रेला टास्क फोर्स है CTF 153, और बेसिकली अमेरिका ने अनाउंसमेंट की थी कि इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है उसमें तकरीबन 40 के करीब ममालिक हैं, जिसमें मिस्र भी है, तुर्की भी है, पाकिस्तान भी शामिल है, जो उसकी CTF 151 का हिस्सा है। तो इनिशियली जब पेंटागन ने अनाउंस किया कि हम ये 153 को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जब ये ऑपरेशन अनाउंस किया गया तो इसमें ना कि तुर्की था, ना ही पाकिस्तान था, ना ही इजिप्ट था, ना ही मिस्र था, और बाकी भी जो जितने भी खित्ते के अहम ममालिक थे वो नहीं थे। इसका मतलब वो जो इनिशियल प्लान था जो कंबाइंड टास्क फोर्स का, वो उस तरह फेल हो गया, और किसी ने भी हामी नहीं भरी कि इस टास्क फोर्स का वो हिस्सा बने। इसी तरह हम देखते हैं कि इनिशियली जब अनाउंसमेंट की तो 10 नाम आए और उसमें कोई भी रीजनल प्लेयर नहीं था, लेकिन बाद में बयान दिया गया कि इनकी तादाद 20 है और 10 ऐसे ममालिक हैं जो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहते। तो अगर तो इस कोलिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डिप्लोमेटिकली वो 10 कंट्री सपोर्ट करेंगे, तो अगर तो उनका नाम ही नहीं आ रहा तो उनकी कोई डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो जब फ्रंट पे ही नहीं आ रहे तो वो क्या डिप्लोमेटिकली आपको हेल्प आउट करेंगे। और टेक्टिकल पर्सपेक्टिव पे अगर कोई भी मुल्क शामिल होता है तो उसको अपनी, वो ऐसे तो नहीं वो अपने आर्मी पर्सनल कंट्रीब्यूट करेगा या शिप कंट्रीब्यूट करेगा या फाइटर जेट कंट्रीब्यूट करेगा, तो आजकल के दौर में उसको अननोटिस नहीं आप जा सकते, इवेंचुअली वो एक्सपोज हो जाते। तो ये इंस्टेड ऑफ के इम्पैक्ट जाता कि इंटरनेशनल कोलिशन बन रही है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया कि अमेरिका इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो इंटरनेशनल कोलिशन बना सके। इसी तरह इसका कोई स्कोप वाजे नहीं था कि अब अमेरिका चाहता क्या है। अगर तो वो सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो अटैक हैं ये सिर्फ इजराइल से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिका रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी गारंटर है,
बेसिकली दे आर मैनेजिंग के जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसका गारंटर यूएस है। तो ये डायरेक्टली यूएस की हेजमनी चैलेंज हो रही थी इन द मैरीटाइम, ग्लोबली भी और रीजनली भी। तो इसमें यूएस के अपने स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इसमें किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं थी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो काफ़ी कतरा रहे हैं इसका हिस्सा बनने के। और टेक्टिकली अगर आप देखें तो यूएस क्या ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स करता है। अगर यूएस एयर स्ट्राइक्स करेगा तो ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, और होजी बागी जो हैं वो अमेरिकन बेसिस और कोलिशन मेंबर्स की जितनी भी बेसिस हैं रीजन में उसको टारगेट करेंगे। तो हमने देखा है कि फ्रांस भी काफ़ी रिलक्टेंट है क्योंकि उसकी भी रीजन में बेसिस हैं, इसी तरह बाकी कंट्रीज भी हैं। तो वो वॉर काफ़ी एक्सपेंड होगी और यूएस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इस वॉर को रीजनल वॉर में चेंज होने से रोकना है। तो ये कॉन्ट्रेडी पॉलिसी है कि यूएस चाह रहा है कि वॉर को कंटेन करे और उसी टाइम पे वो खुद एक रीजनल वॉर क्रिएट करना चाह रहा है। और एक तो और बात ये इस भी है तरह ना इसमें तलहा के अब अगर आप हूसियों को एयर स्ट्राइक से तो नहीं डरा सकते ना। हाँ। मेरा ख्याल है कि एक दहाई तक तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2014 से मुसलसल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। exactly, और हाँ, और इसी तरह अगर जी तला इसी तरह अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं, उनका पूरा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इन्वेजन के लिए आपको रीजनल सपोर्ट चाहिए। आप डायरेक्ट फौजें ऐसे सी से दाखिल नहीं कर सकते, आपको यमन के बाकी ग्रोह की हेल्प चाहिए। और स्पेशली हमें देखना पड़ेगा कि हौजीज का अपना इंटरेस्ट इसमें क्या है, क्योंकि यूजुअली पर्सपेक्टिव ये है कि सारे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का एक पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क है थ्रू आउट द रीजन, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली और पॉलिटिकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो हौजीज जस्ट लाइक हमास, उनका ईरान के साथ पॉलिटिकल अलायंस है। यूजुअली लोग समझते हैं कि दे आर लाइक मोर ऑफ अ प्रॉक्सी और अ पॉन्स, जो मालिक नौकर का रिलेशन है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और 7 अक्टूबर का जो हमास के अटैक्स थे वो इटसेल्फ बताते हैं कि हमास काफी हद तक इंडिपेंडेंट है अपने ऑपरेशंस में, और वो अपने इंटरेस्ट को देख के अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं। इसी तरह हौजीज जो हैं वो भी अपने इंटरेस्ट देख के अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बना रहे हैं। अब इस अटैक से क्या हुआ कि एक तो हौजीज, क्योंकि ये सीज फायर के बाद इवेंट्स हो रहे हैं, तो सीज फायर पे ये हुआ कि हौजीज को रेकग्निशन मिली एज अ परमानेंट प्लेयर विद इन यमन, और अब वो चाह रहे हैं कि उनको रिकग्निशन मिले विद इन द ग्रेटर मुस्लिम वर्ल्ड और एज अ रीजनल पावर। तो जब यूएस कोलिशन अनाउंस करता है तो यूएस इज गिविंग मोर ऑफ अ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, उनको और लेजिटिमेसी दे रहा है हौजीज को, और इसी तरह वो एज अ बिग नेवल पावर भी मर्ज कर रहे हैं। तो अगर तो गोल है कि कंटेनमेंट ऑफ हौजीज, तो हौजीज इवन ऑन अगर आप प्रेशर ईरान पे डालेंगे तो ईरान कांट डू मच, क्योंकि हौजीज अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं जैसा कि हमास अपने इंटरेस्ट देख रहा है, इवन दो के स्ट्रैटेजिक लेवल पे कॉपरेशन है इन मुल्कों के बीच में। तो अभी भी अगर हम देखें तो यूएस की कोई क्लैरिटी नहीं है, और इससे ये हुआ है कि अब ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ जो भी ऑपरेशन अनाउंस किया गया था। इससे एक तो इस बात को एक्सपोज हो गया कि यूएस अब इस रीजन में मैरीटाइम या रीजनल सिक्योरिटी गारंटर नहीं है। तो यूएस का इस पॉइंट पर की बात काट रहा हूँ, काफ़ी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी तस्दीक नहीं कर सके कि इस पर ये जो हूसी ब्लॉकेड है इसराइल पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। एलात का जो बंदरगाह है उसके बारे में भी हम सुनते हैं। हम एक वक्फा लेते हैं जरा फिर इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं हूसियों की, रेड सी की, और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जिसका ना सर है ना पैर है। तलहा, अभी हम थोड़ा मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि इस हूसियों के जो भी ऑपरेशन है स्ट्रेटेजिक उनके जो मकासद है अपनी जगह, लेकिन टैक्टिकली तो जाहिर है कि इजराइल को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल का जो बंदरगाह है इलात का, उसको बहुत नुकसान हुआ है इस सारी तिजारत में जो रोकथाम हुई है, इजराइल को इस वक्त किस किस्म का कॉस्ट देना पड़ा है? अच्छा, इजराइल की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इलात के जो 85% ऑपरेशंस हैं वो वो बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, उसमें 85% कमी देखी गई है। और ये जो बंदरगाह है ये स्ट्रैटेजिकली और
इसराइल की इकोनॉमी के लिहाज से काफी ज्यादा वाइटल है। तो ये इकोनॉमिकली तो उनको लॉस हो रहा है। इसके साथ ही असल में जो होजीज के अटैक्स हैं वो सिर्फ रेड सी में नहीं है, होजीज रेगुलरली ड्रोन स्ट्राइक्स भी, ड्रोन्स सुसाइड ड्रोन्स अटैक्स भी करते हैं इलात पोर्ट पे। तो इलात पोर्ट इन कमिंग वीक्स ऑलरेडी उसके ऑपरेशंस ना होने के बराबर हैं। तो अगले वीक्स में वो भी खत्म हो सकते हैं और ये शट डाउन भी हो सकता है। और इसी तरह अगर ये वॉर एक्सपैंड करती है तो डिफरेंट थिएटर्स में जो बाकी थिएटर्स हैं जो मेडिटेरियन है जिस पे रिलाय करेगा इजराइल, हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आईआरजीसी ने थ्रेट भी किया कि हम वो भी क्लोज कर सकते हैं। तो अगर इजराइल को इसको वॉर को एक्सपेंड करता है तो उन्हें सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक के भी काफी इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए तो हमास के ऑपरेशन से जैसे क्योंकि इसराइल इमर्ज कर रहा था एज अ रीजनल सिक्योरिटी गारंटर, और हमने देखा है कि इब्राहिम अकॉर्ड के बाद इसराइल की जो वेपन सेल्स है वो अरब कंट्रीज से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इससे इसराइल का एज अ सिक्योरिटी गारंटर जो वो रोल था जो इमर्ज कर रहा था उस पर भी काफी इम्पैक्ट आया है कि इसराइल खुद के पोर्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो बाकियों की सिक्योरिटी क्या गारंटी करेगी, पोर्ट्स को क्या प्रोटेक्शन देगा? इसमें एक सेकंड, एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुसाइड ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं ना इलात, इनको पता है कौन ज्यादातर शूट डाउन कर रहा है? इजिप्शियन, मिस्र। मिस्र, ये मैंने इसकी कुछ वीडियोस और कुछ रिपोर्ट्स देखी थी। अब 100% इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती, लेकिन बज़ाहिर लग ऐसा ही रहा है। तलहा, आपने बात की दूसरी फ्रंट्स की और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से बात जाती है लेबनान और हिजबुल्लाह की जानिब। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से एक लो इंटेंसिटी फायरिंग चल रही है वहाँ पर। इनफैक्ट वो जो इजराइल ने पूरी जो अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर एक सर्वेलेंस वॉल बनाया हुआ है उसको टारगेट किया जा रहा है, वहाँ से लोगों की नकल मकानी भी हुई है। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि या तो अल्फाज से या तो एक्चुअल कार्रवाइयों से ऐसे लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को प्रोवोक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, as strange as it sounds, कि ये हिजबुल्लाह भी इस जंग में दाखिल हो जाए। क्या ये मैं सही देख रहा हूँ इसे, या इज देयर मोर टू इट? गजा में अभी तक किसी भी किस्म की टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली इजराइल को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और ये तकरीबन अब तीसरा महीना स्टार्ट हो गया जंग का। तो इसराइल अब चाह रहा है कि इस वॉर को एक्सपैंड करे और यूएस को ड्रैग करे। और ये इसराइल की पुरानी आदत है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूएस को फ्रंट पे लाता है, जैसा कि हम ये प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में देख रहे हैं, जिसका प्राइमरी इफेक्टी तो इसराइल है लेकिन वो इटसेल्फ इस कोलिशन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेतन्याहू कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में जाके एडवोकेट करते थे कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और यूएस को चाहिए कि इराक की इन्वेजन कर दे, लेकिन इटसेल्फ जब इराक की इन्वेजन हुई तो इसमें इसराइल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मिलिटरीली और अदरवाइज। तो इसी तरह इधर भी इसराइल यही चाह रहा है, क्योंकि उससे अब उसको जिस तरह की नाकामी हुई है गजा में, उसके बाद वो ये चाह रहा है कि इसको रीजनल वॉर पे एक्सपेंड करे। और जिस तरह के हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस हैं, इजराइल की न्यूज़पेपर और बाकी जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1 लाख के करीब जो इजरायली शहरी हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो अब वो इंटरनली प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है कि आप ये हिजबुल्लाह के अटैक्स रुकवाएं। और इसीलिए इजराइल जो कि यूएन की रेजोल्यूशंस को बिल्कुल ही नहीं मानता और इटसेल्फ वो कहता है, और रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम यूएन ऑफिशियल्स को वीजे भी नहीं देंगे। वो इजराइल लेबनान पे कहता है कि यूएन की रेजोल्यूशन जो 1701 है उस पे इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। बेसिकली वो उस रेजोल्यूशन के तहत वो जो साउदर्न बॉर्डर है उससे हिजबुल्लाह को पुश बैक करना चाह रहे हैं, ताकि जो बस्तियां लेबनान के बॉर्डर पे हैं वो हिजबुल्लाह की रेंज से बाहर हो जाएं, या बीच में एक बफर जोन आए जिसको यूएन मैंडेट करे। तो इसराइल अब डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली प्रेशराइज कर रहा है कि ये रीजनल वॉर में एक्सपेंड हो सकती है। तो अब बाकी फ्रांस और जर्मनी और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो हिजबुल्लाह को प्रेशराइज करें कि वो अपने अटैक्स कम कर दे या ख़त्म कर दे, और इसलिए वो चाह रहा है कि यूएन की रेजोल्यूशन की जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे जो एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहता है इसराइल ऑन द साउदर्न लेकिन जाहिर है कि हिजबुल्लाह को इतना पागल तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहमद। सुना लग रहा है ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक दफा आप उसमें फंस जाएं तो फिर निकलना। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली थी इसराइल ने, 82 में कब्जा कर लिया था और कोई 10 साल उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंजॉय की।
फिर एक दिन उसे अचानक भागना पड़ा जब हिजबुल्लाह ने उसको पुश करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने पुश करना शुरू किया और रोनाल्ड रेगन ने भी पुश किया। वी हैव टू आल्सो एक्नॉलेज। उस वक्त यूएस का ये रोल था ना, उन्होंने थोड़ा सा खींचा। इस दफ़ा कोई है नहीं खींचने वाला, इस दफ़ा तो है कि जी इस दफ़ा तो और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दफ़ा इसराइल बाकियों को खींच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। गफ्फा ले। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। बात करेंगे मुल्क में जारी जो इलेक्शन का माहौल थोड़ा बहुत बन रहा है उसकी। इलेक्शन ज़ाहिर है कि हर मुल्क की तकदीर तय करते हैं, बड़ी उनकी अहमियत होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं 2018 में भी और अब भी कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो जाती है और फिर मसाइल हमारे और गंभीर हो जाते हैं। हमारे जो पावर की जो साइकिल है वो इलेक्शन से नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट से तय होती है। जी जी, कि मुलाज़मतें टेन्योर और उस पे उसके गिर्द घूमती रहती है। तो जो हम देख रहे हैं पिछले 7 महीने से, उसमें ज़ाहिर है कि पीटीआई के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हमदर्दियाँ भी पीटीआई से बढ़ती जा रही हैं लोगों की। आज हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्हें कल रिहाई से पहले ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया बहुत ही बेढंगे तरीके से, आज उनको हथकड़ियों में अदालत लाया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस वालों ने उनसे बदसलूकी की है, तशद्दुद किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ज़िम्मेदार शख्सियत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आपका कोई सबूत नहीं है कि आप 9 मई के मामलात में आप मुलव्विस थे। उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया। इस मौके पर रिपोर्ट ये हुआ कि वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए। अब ये जो सलूक हो रहा है पीटीआई के लीडर्स के साथ, इससे ज़ाहिर है कि पीटीआई का एक बहुत मजबूत बयानिया बन रहा है कि हम मजलूम हैं और लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ हो रही हैं। इससे ज़ाहिर है कि वो पार्टी जो इस वक्त फेवरेट तस्वुर की जा रही है, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़, उसमें परेशानी भी है। और आज उसकी अक्कासी हुई कराची में। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे, कुछ लोगों की जॉइनिंग्स थी और उन्होंने बराह रास्त फिर तनकीद की पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि बल्ले का जो निशान है वो फ़िलहाल हम बहाल करते हैं। तो बेचैनी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी है और जहांगीर तरीन साहब को भी है। क्लासिक है शहबाज शरीफ। नहीं, मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। वो शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे हमला है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ की बुनियाद पे फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ैसला दे सकती है। ये जो जज साहब हैं, इनके खैबर पख्तूनख्वा में कई रिश्तेदार इंतखाबी उम्मीदवार हैं। इंसाफ के तराजू को एक लाडले के तरफ झुकाया जा रहा है। यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की कोर्ट है पूरे पाकिस्तान। जाहिर है पेशावर, यही शहबाज शरीफ, आपको याद होगा मॉडल टाउन में सीढ़ी लगा के कूद रहे थे नैब वाले, तो इनकी तरफ से फटाफट लाहौर हाई कोर्ट जो है हरकारा दौड़ाया गया कि ये कर रहे हैं, तो उसने स्टे ऑर्डर दे दिया एक विफाकी इदारे के खिलाफ। नैब एक विफाकी इदारा कर सकता है उसके कैसे पंजाब का इदारा तो नहीं है हाई कोर्ट ने। अच्छा, ये जो है ना, हालांकि वो खान के हाथ बंधे में सब कुछ है, उसके बावजूद ये जो परेशानी है, मतलब बल्ले को लेके ये जो यार है बेस्ट है सीखा। मतलब अच्छा, और इनके साथ के जो मौलाना फजलुर रहमान, एक सेकंड पहले जरा शहबाज शरीफ के बारे में एक बात यार, मेरा ख्याल है कि कोई 1.5-2 दर्जन बार तो आप वजीर आला रहे हैं, राइट? एक अदद बार शायद वजीर आजम की कुर्सी पर भी बैठे हैं, बिठाए गए हैं। और यार आपको ये नहीं पता कि कोर्ट सिस्टम कैसे चलता है। ये हम मानने के लिए, ये अब हम ये माने नहीं। देखें, जुरिस्डिक्शन का सवाल उस दिन वकीला ने भी उठाया कि आप बार बार पेशावर हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, ये उसी को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये इंटरेस्टिंग, आप बार बार सिंध हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप बार बार लाहौर हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं? तो सवाल ये है कि उस दिन इनके वकीला ने ये एतराज़ उठाया था और अब इन्होंने आज तो पॉइंटेडली कह दिया ना, अब तक ये फिर भी खामोश बैठे हुए थे। आज इन्होंने भी, जहांगीर तरीन ने भी खुल के ये कहा कि जी कि वो जो चीफ जस्टिस हैं शायद पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी रिश्तेदारियां वगैरह, मतलब ये कि अब ये एक अग्रेसिवली खुल के कोर्ट को जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब वो नेक्स्ट लेवल पे गए। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने
इलेक्शन कमिश्नर को बुला के कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरों की तरबियत से मुताल्लिक़ जो फ़ैसला दिया है उसको चैलेंज किया जाए। हम तो समझते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, मगर उसके फ़ैसले जो हैं जजेस कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 सूबों में आप देखें अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, कैसे इलेक्शन कैसे हो सकता है। अभी 2013 में जब अवामी नेशनल पार्टी के कोई 450 के लगभग कारकुन और बहुत से टॉप के रहनुमा शहीद हुए, उसके बाद सेकंड नंबर था पीपी को टारगेट किया था टीटीपी ने। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका एक बयान भी नज़र से नहीं गुजरा कि यार इतने ख़राब हालात में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैसे होंगे। उन्होंने बड़े जोश से हिस्सा लिया। आज 2013 के मुकाबले में शायद दहशतगर्दी बढ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में शायद उस लेवल पर 20% या 25% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है ये जो है इसके अब इन्हें इसलिए ये बड़ी नज़र आ रही है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं। ये भी है। देखिए असल तो अभी पूरी तरह लेवल असल उनको ये नज़र आ रहा है कि उनका अपना जो सियासी असर रसूख है वो कितना कम हो गया है। डेरा इस्माइल खान में ये सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। पीटीआई ने इनको बहुत मैसिवली इनको उठा के फेंक दिया था, बहुत बुरी तरह। तो अब ये जो सिक्योरिटी वाला उज़र है उसको हम कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 सूबों में वाकई मुसलसल, लेकिन यार अगर आप 2008 में और इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट के एक्सक्यूज को यूज करने के, क्योंकि ही इज नाउ पीटीआई तक कह रही है कि भाई इलेक्शन कराएं टाइम पे, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग कह रहे हैं। ये सिर्फ अकेले हैं जो अभी तक लगे हुए हैं कि किसी तरह से आज के क्राइटेरिया के हिसाब से 2008 में और 2013 में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इनकी तो बात कर ली, लेकिन जो आज के लाडले हैं, हाँ, क्या उनकी भी इतनी अच्छी सेटिंग हुई है? क्योंकि टेंशन लग रही है मुझे। मैं नून लीग की बात कर रहे हैं, एक वक्फा लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का गढ़ पंजाब है, और पंजाब में इस मरतबा बज़ाहिर जो बस सबसे आगे है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की है। रश इतना ज़्यादा है कि किसी को सीट नहीं मिल रही, लोग लटक रहे हैं, चल रहे हैं, खचाखच वो बस भरी हुई है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने फेवरेट उम्मीदवार हैं, खींचातानी चल रही है। मामला है क्या, हमें बताने के लिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी, उनकी इन मामलात पे नज़र है। माजिद, हम ये ज़रा आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट पे भी बात करेंगे, उसमें भी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन पहले बताएं कि ये शरीफ फैमिली के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब में ये फ़ज़ा बना चुकी है कि वो अब आ रहे हैं और उनकी एक लहर चल पड़ी है। इसलिए पंजाब के काफ़ी इलेक्टेबल्स ने मुस्लिम लीग नून का रुख किया, और उसमें ये बात हमें मद्देनज़र रखना होगी कि पिछले 10 से 15 सालों के अंदर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के मामलात को संभालते थे। जब उनके वालिद चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे या मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो पंजाब में हमजा शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करते थे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाया गया था कि जो सारे तरक्याती फंड्स वगैरह वहीं से जारी होते थे, और जितने भी अरकान असम्बली हैं उनके काम वहाँ से किए जाते थे। तो इस हिस्ट्री के साथ हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब को तकरीबन 15 साल जो है वो रूल किया है, और पार्टी के अंदर उनकी पेनिट्रेशन ज़बरदस्त रही है। लेकिन अब जब से वो वजारत आला से उनकी ख़त्म हुई है, उसके बाद से वो गुमनामी में चले गए, और बतदरीज मरियम नवाज़ और उनका जो ग्रुप है वो पार्टी में सामने आने लगा, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के जितने केडर्स हैं और जितनी तंजीमें हैं उन पे अपना असर रसूख कायम कर लिया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तारीख में पिछले 20 साल में लाहौर का जो सदर है वो मरियम नवाज़ की मर्ज़ी से लगाया गया, और उसमें हमजा शहबाज की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो सैफ खोकर जो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर हैं, उनके बारे में सब ये जानते हैं कि वो मरियम नवाज़ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमजा शहबाज को उनके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस बैकग्राउंड के साथ अब जो टिकटों के फ़ैसले हो रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर जो फ़ैसले हुए हैं, उसमें पार्टी के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि जो ग्रुप पंजाब में मौजूद था
उसे कॉर्नर किया गया है और नए लोग लाए गए हैं। वो नए लोग इस तरह से नहीं हैं कि वो पार्टी में नए हैं, बल्कि वो एक दूसरे ग्रुप से हैं जिसे पार्टी के अंदर मरियम नवाज ग्रुप कहा जा रहा है। और इसके अंदर दो चीज़ें और भी जो इमर्ज हुई हैं वो ये है कि एक और चीज़ जो पार्टी में आना शुरू हो गई है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ वज़ारत आला पंजाब की मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। इसकी दो तीन जी कैसे, इसके लिए क्या इंडिकेशन क्या है? जी, उसमें दो तीन बातें जो अभी तक सामने आई हैं वो ये हैं कि एक तो उनके जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने एक दो बयानात ऐसे दिए हैं कि जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया है कि मरियम नवाज पंजाब की वज़ारत आला के लिए होंगी, वो मरकज़ की तरफ नहीं जाएंगी। दूसरी जो पेपर पे इंडिकेशन है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली के हलकों के ऊपर भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच रही हैं और उन्होंने उसके हवाले से कागजात भी जमा करवाए हैं। और तीसरी अहम इंडिकेशन जो इस हवाले से सामने है वो ये है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्तें जारी की गई हैं उसमें सबसे अहम नाम जो मरियम औरंगज़ेब का है वो फेडरल के लिए भी है और वो पंजाब की जो सूबाई लिस्ट है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। इनका ये तो चलता रहता है ना यार, पूरी जिंदगी गुजर गई कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में इख्तलाफात हैं, ये तो इनका चलता रहता है। और हमजा के बीच में तो है, आई मीन बड़ी क्लियर वो जो सक्सेशन स्ट्रगल होती है। एक इससे एक बड़ा सवाल है, ठीक है, कि अब हमने देखा है कि यार एक दिन आप लाडले होते हैं और दूसरे दिन आपकी प्लेइंग फील्ड को लेवल कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के साथ मेरा ख्याल 100 बार तो ऐसा हुआ है, राइट? बार होता है। नहीं, आई मीन जितने उन्होंने मैं ख्याल किसी वजीर आजम ने इतने आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट किए, और इतने आर्मी चीफ के साथ हर आर्मी चीफ के साथ फिर आपकी कोई ना कोई पंगा तो होता है। ये हमारे सिस्टम की खूबी है। अच्छा, चले माजिद से ही पूछ लेते हैं। माजिद, हम यही कह रहे थे कि कभी आप सिलेक्ट होते हैं और कभी आप अनसेलेक्ट हो जाते हैं, और मियां नवाज शरीफ की तो रिकॉर्ड है कि कई बार आए हैं और कई बार फिर निकाला भी गया है। तो अपार्ट फ्रॉम ये हमजा और मरियम और नवाज और शहबाज के मसलों के अलावा नून लीग में कुछ ये थोड़ा सा उनको डर लगता है कि यार ये जो फिल्म है इसमें हमने पहले भी हिस्सा लिया है और एंडिंग हमेशा हमारे लिए बुरी ही रहती है। ऐसी कोई थोड़ी बहुत सोच है वहां पर? जी, अभी तक के जो हालात वाक़यात हैं उनसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत पुरुमीद है, उसके रहनुमाओं से बात हो तो वो इस चीज़ की तैयारी में है कि अगली हुकूमत उनकी है। पंजाब की निगरान हुकूमत उनसे बिल्कुल ताउन कर रही है। हमने कहीं ये नहीं देखा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद ना हो या कोई मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, हमें ये तो नजर आ रहा है कि चलें कि वो फेवरेट हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी भी फेवरेट हो कि वफाक भी उनके हवाले हो, पंजाब भी उनके हवाले हो। इस तरह की कुछ मतलब ये क्या डिस्कशन ही हो रही है कि जी कि हो सकता है कि वफाक दे दें लेकिन सूबा ना दें। और सूबे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इस्तेहकाम पार्टी वाले ठीक ठाक सीटें मांग रहे हैं वो, और ये एडजस्टमेंट भी जो है ज़ाहिर है कि शायद स्पॉन्सर्ड एडजस्टमेंट है या जो भी है, इसमें आप क्या सुन रहे हैं वहाँ पे लोगों से? जी, जहाँ तक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मसला है तो उस पॉइंट पे मैं उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि ये डिस्कस किया जा रहा है कि पहले मरकज़ में बड़ा भाई होता था और सूबे में छोटा भाई, या मरकज़ में वालिद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला थे। तो इस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों की जानिब से पसंद नहीं किया गया और इस दफ़ा ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि इसके कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं हुए। तो इसलिए बेहतर ये है कि कम अज़ कम दोनों बड़े ओहदे जो हैं वो शरीफ फैमिली में ना दिए जाएं। तो बहरहाल ये क्या सराइयाँ बिल्कुल की जा रही हैं, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, होने के लिए कुछ भी हो। तो माजिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम है। मंजूर भट्टू के पास मुट्ठी भर थी, वो अगर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो ये हो सकता है, बिल्कुल लिटरली मुट्ठी भर कि छोटी पार्टी है वो डिक्टेटिंग पोजीशन में आ जाती है और फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर ऊपर वालों की यही ख्वाहिश हो। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी हम फ़ोन कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।